जब आपने बालाकोट में पाकिस्तान को ठोका पुलवामा के बाद, तो आपने एयरफोर्स यूज की एंड दैट वाज नॉट सीन एज एस्केलेशन, क्योंकि कोई फोर्स अपनी रिसोर्स देना ही नहीं चाहती और एक तरह से टर्फ वॉर बन ही जाती है, वर्चस्व की लड़ाई। अब एयर चीफ बोलेगा भाई मैं डिसाइड करूंगा ना एयर पार कब एम्प्लॉय होगी। उस भारतीय वायुसेना ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट किया, सेना ने अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट किया 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए। अच्छा, क्योंकि वायुसेना 18 खरीद रही थी तो उसको एक अलग रेट मिला। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये निर्णय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने कर दिया, लेकिन एडमिरल भागवत ने बोला मैं ये आदेश नहीं मानूंगा। सेना को एक नया आइडिया देने से ज्यादा कठिन होता है एक पुराना आइडिया उनके मन से निकालना। भले ही हम कितना भी दबछिप के बात करें, लेकिन सच है। मुझे भी याद है जब बयान आया था बिपिन रावत का, तब ये बात आई थी कि एयरफोर्स ने अच्छा महसूस नहीं किया। और अभी भी जब थिएटर कमांड्स की बात होती है तो सबसे ज्यादा प्रश्न एयरफोर्स की तरफ से उठते हैं। 65 के युद्ध में सेना ऑपरेशंस के लिए चली गई और जब पाकिस्तानियों ने हमारे टैंकों पर बमबारी शुरू कर दी, तब जाके एयरफोर्स को बताया गया कि भाई ये हो गया कि ये इतनी बड़ी समस्या हो रही है, अब आप आइए। और एयर चीफ ने कहा अच्छा ऐसा भी हो रहा है। एक शब्द आजकल बहुत चर्चा में है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जो थोड़ा बहुत सेना को समझते हैं या डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, और कई बार हम जब नहीं भी रखते लेकिन ध्यान में आता है, कहीं पढ़ते हैं तो एक सवाल मन में आता है कि ये क्या होने जा रहा है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से कभी ये चर्चा में है, कभी कम चर्चा में है, लेकिन उठ तो रहा है। अभी जब एक बार फिर से नई सरकार बनने जा रही है, चाहे किसी की भी हो, तो इशारा यही है कि इस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड पर काम ज़रूर होगा। कुछ सवाल हैं, खुद सेना के लोगों के मन में भी हैं, एक्सपर्ट्स के मन में भी हैं, कुछ हमारे मन में भी हैं। गौरव सावंत आज पढ़ाकू नितिन में, उन्हें हमने दावत दी। मैनेजिंग एडिटर और एंकर हैं आप इंडिया टुडे टीवी और आज तक में। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और डिफेंस, उस पर आपकी महारत हासिल है आपको। आपने किताब लिखी थी और करगिल युद्ध पर थी, आप करगिल कवर करने भी गए थे, और इस किताब में आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं डेडलाइन करगिल में, युद्ध से रिलेटेड। और तब कुछ कमज़ोरियाँ भी थी जो सामने आई थी, उनको आपने उजागर किया। इनफैक्ट उसके बाद कमिटीज़ बनी थी और कई सारी सिफारिशें हुई थी। उन्हीं में से एक ये भी थी जिस पर आज हम बात कर रहे हैं कि एक थिएटर कमांड बनना चाहिए। इराक, लीबिया, लेबनान, सीरिया, यूक्रेन, जहाँ कहीं युद्ध की खबरें हों आप वहाँ पाए जाते हैं। आपको महारत हासिल है युद्ध कवर करने में, इसलिए भी आप हमारे आज मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया आपका गौरव। धन्यवाद। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि 3-4 साल से तो ये जो शब्द है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड चारों तरफ घूम रहा है, पर इसे हमारे लिए थोड़ा तोड़ दीजिए। अर्थ क्या हुआ इसका, इंटीग्रेटेड थिएटर और कमांड? तो नितिन बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से शब्द है, आपने कारगिल की लड़ाई का जिक्र किया और इस वर्ष 25 वर्ष होने को आए उस कारगिल के युद्ध को, जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था। कारगिल की उन ऊंचाइयों पर एक सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी कारगिल के बिल्कुल बाद, जो इस समय भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर। उनके पिता वो डॉक्टर के सुब्रमण्यम, और वो भारत के सबसे जाने माने और सबसे दिल से देश की सुरक्षा पर न्यौछावर होने वाले, मतलब वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के सुब्रमण्यम, उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी थी। और इस समिति के सामने मैं भी पेश हुआ था कारगिल के युद्ध के बाद, और इस समिति ने निर्णय लिया था कि कारगिल में जो जो कमियां रह गई थी, हमारे 530 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और तब पाकिस्तान को भारत एलओसी के उस पार खदेड़ पाया, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को अगली बार आप कैसे दूर कर सकते हैं, सेना का ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेटर हो सकता है, उसके लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की गई। सीडीएस होते होते आप ये सोचिए, मैं 1999 से ये रिपोर्ट कर रहा हूं और 25 वर्ष बाद 2024 में भी ये रिपोर्ट कर रहा हूं कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड पर बात आगे बढ़ रही है। हालांकि बात बहुत आगे बढ़ गई है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने और उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। उनका वो जो इंटरव्यू था जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था कि एयरफोर्स इज अ सपोर्ट आर्म, वो मुझी को उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था और वो आज तक और इंडिया टुडे पर ही वो इंटरव्यू था, और वो उनका आखिरी, दुर्भाग्यवश उनका आखिरी इंटरव्यू था उस एयर क्रैश से पहले, तो जिसमें उन्होंने ये कहा था। और फिर मैंने डॉक्टर जनरल अनिल चौहान को भी इंटरव्यू किया जो अभी सीडीएस है। उन्होंने बताया ये रूपरेखा कैसे तैयार हो रही है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कमांड है क्या? आपकी
अलग अलग कमांड्स होंगी अलग अलग थिएटर में, और आर्मी नेवी एयरफोर्स एक साथ होंगे। वो जॉइंटनेस जिसकी आप बात करते हैं एनडीए के दिनों से, लेकिन वो क्यों मिसिंग हो जाती है? कारगिल का ही आप उदाहरण लीजिए नितिन। आर्मी ने अपना ऑपरेशन विजय किया तो ऑपरेशन ने एयरफोर्स ने अपना अलग ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। शुरू के दिनों में आर्मी और एयरफोर्स कहा यह गया दोनों सेम पेज पर नहीं है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स चाहता था कुछ ऑपरेशंस के लिए, एयरफोर्स कह रहा था यह सही नहीं है, और दोनों में तालमेल की कमी पाई गई। इन सब कमियों को दूर करने के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड की आवश्यकता है, थिएटर कमांड की आवश्यकता है। जब हम थिएटर कहते हैं इसका क्या मतलब है? तो अभी अगर आप भारत की सीमाओं को देखिए, और पढ़ाकू नितिन में आपके दर्शकों के लिए और ये लिसनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक चाइना बॉर्डर है, तो चाइना बॉर्डर आपका एक अलग थिएटर है। ओके। आपका एक पाकिस्तान बॉर्डर है, तो वो एक अलग थिएटर है। आपका एक मैरीटाइम बॉर्डर है, उसके लिए एक अलग थिएटर है। अभी भारत की क्या स्थिति है? वायुसेना के 7 कमांड है, सेना के 7 कमांड है, नौसेना के 3 कमांड है, फिर एक अंडमान एंड निकोबार कमांड है, फिर एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है। तो अभी आपके कुल मिलाकर 17 + 2 19 कमांड है। अब आप उनको इंटीग्रेट करेंगे ताकि ये 17 की संख्या कम हो जाए और आप रिसोर्सेज बेटर पूल इन करें, आप ऑफिसर्स एंड मेन एंड वुमेन बेटर पूल इन करें, रिसोर्सेज आपके बेटर यूटिलाइज हो, एक थिएटर के लिए एक तरह की यूनिट आप डिप्लॉय कर सकें। तो आपने बताया कुल मिलाकर 19 कमांड्स आज काम कर रही हैं, लेकिन जब हम इन्हें थिएटर्स में तोड़ेंगे या थिएटर्स में जोड़ेंगे तो फिर कितने थिएटर्स होंगे? अभी क्या कुछ चल रहा है ऐसा? हाँ, इस पर बहुत काम हुआ और बहुत अलग अलग तरह के इस पर बने जो इनका प्लान होता है कि क्या पहले ये था कि एक नॉर्दर्न कमांड, क्योंकि अभी चाइना के साथ भी टेंशन चल रहा है, पाकिस्तान के साथ तो चलता ही रहता है, तो आप एक नॉर्दर्न कमांड है उसको नहीं छुएंगे। ये मैं आपको 2021 में क्या सोच थी या जनरल बिपिन रावत के समय क्या सोच थी उसकी आपको बात बता रहा हूं। तो उस समय एक नॉर्दर्न थिएटर अलग होता, एक ईस्टर्न थिएटर अलग होता, एक वेस्टर्न थिएटर अलग होता, उसके अलावा मैरीटाइम थिएटर अलग होता, लॉजिस्टिक्स का थिएटर, लॉजिस्टिक्स कमांड एक अलग होती। तो तरह तरह की सोच थी। अब उस सोच में कुछ परिवर्तन आया है। अब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक थिएटर, यानी चाइना बॉर्डर के लिए एक थिएटर, पूरा एक थिएटर। हाँ, पाकिस्तान की पूरी सीमा के लिए एक थिएटर, मैरीटाइम के लिए एक थिएटर, लॉजिस्टिक्स के लिए अलग। तो उस तरह से अलग अलग चीजें अभी प्लान हो रही हैं, पाइपलाइन में है। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा नितिन कि इस पर अभी सोच, अभी स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी ये कोई फाइनल इसका नतीजा, ठोस निष्कर्ष नहीं आया है। लेकिन इस पर सोच कौन रहा है? कोई कमेटी है या फिर खुद तीनों सेना अध्यक्ष बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री हैं, कौन सोच रहा है? तो ये थिएटराइजेशन करने के लिए पहले एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जब नियुक्ति हुई और ये नरेंद्र मोदी सरकार ने जब जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनाया था, तो उसके बाद उनकी एक बकायदा एक टीम बनी, और एक बहुत ही इलैबोरेट टीम है। साउथ ब्लॉक में ही ये बैठते हैं, और साउथ ब्लॉक में ही रक्षा मंत्रालय में एक डीएमए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स था। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के साथ साथ इनको एक काम दिया गया कि देखिए, आर्मी चीफ को युद्ध लड़ना है, तो आर्मी चीफ और उनके जो आर्मी कमांडर्स हैं या नेवल कमांडर्स हैं या एयरफोर्स कमांडर्स हैं, वो अभी अपना काम करते रहेंगे जिस तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक अलग समिति बन रही है, और ये समिति लॉजिस्टिक्स पे काम करेगी, ये ट्रेनिंग पर काम करेगी, ऑप लॉजिस्टिक्स जैसे ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स कहते हैं, उस पर काम करेगी। इनको एक बकायदा एक रोड मैप दिया गया कि इनको क्या क्या करना है। ट्रेनिंग इनको अलग देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन इनको अलग देखना है, क्योंकि तीनों सेनाओं का एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ तीनों सेनाओं के नियम अलग अलग हैं, पूरा कल्चर अलग अलग है, सबका कल्चर अलग अलग है। लेकिन अगर जब एक साथ काम करेंगे तो वो कल्चर एक करना होगा, उस पर अभी ये काम चल रहा है। अच्छा, मेरे समझ में एक चीज़ आई नहीं अभी भी। हम अभी बात करते हैं भारत में 3 सेनाएं हैं, वायु, थल, है ना, और नौसेना। जब ये थिएटर बन जाएंगे तो क्या सेनाएं नहीं रहेंगी, या फिर सेनाएं रहेंगी बल्कि अपने हिस्से कुछ बना के वो थिएटर्स में भेजेंगे जो वापस भी आ सकते हैं? ऐसा कुछ होगा? मैं स्वरूप नहीं समझ पाया हूं अभी भी। ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। तो मान लीजिए आप
चाइना बॉर्डर से डील कर रहे हैं। चाइना एक इमर्जिंग थ्रेट, एक बहुत बड़ा थ्रेट है आपके कांस्टेंट लिए, थ्रेट है वो एक कांस्टेंट थ्रेट है। और हालांकि है ये थ्रेट 50 के दशक से, लेकिन हम वो हिंदी चीनी भाई भाई की सोच में फंसे रहे। 62 में हमें पहला झटका लगा, हाल उसका उत्तर हालांकि हमने 67 में दिया, और अलग अलग तरह से हम चाइना को उत्तर दे ही रहे हैं। और 2020 के बाद तो आप ये सोचिए कि आपके 50,000 सिपाही और उनके 50,000 सिपाही आई बॉल टू आई बॉल नहीं, लेकिन एक कॉन्फ्रंटेशन में है, कॉन्स्टेंटली है। लेकिन आर्मी अकेले जवाब नहीं दे सकती, नेवी अकेले जवाब नहीं दे सकती, एयरफोर्स अकेले जवाब नहीं दे सकती। मैं आपको 1965 का भी उदाहरण नहीं देता, मैं आपको अगर कारगिल के युद्ध का भी उदाहरण दूं तो आर्मी जिस तरह से ऑपरेशंस करना चाहती थी, एयरफोर्स उस सेम पेज पर उस समय थी या नहीं थी, इसको लेकर एक बड़ा विवाद था। जैसे आर्मी चाहती थी 1999 में कि हमारे फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर दिए जाएं। एयर चीफ मार्शल टिपनेस, जो बहुत ही अकम्प्लिश्ड फाइटर पायलट खुद है, और कारगिल की लड़ाई में उन्होंने खुद एज चीफ फाइटर फ्लाइंग मिशंस को अंजाम दिया। तो एयर चीफ मार्शल टिपनेस का कहना था एम्प्लॉयमेंट ऑफ एयरफोर्स इज अ मेजर एस्केलेशन, और उसके लिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। तो आप सोचिए, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ की सोच में अंतर था, सेम पेज पे नहीं थे, सेम पेज पे नहीं थे। तो कोशिश यह है कि फ्यूचर वॉरफेयर में आपकी सोच एक सी हो। उस समय 99 में सोचा गया कि यूज ऑफ एयर पावर इज एस्केलेशन, लेकिन सोच कैसे परिवर्तित होती है? जब आपने बालाकोट में पाकिस्तान को ठोका पुलवामा के बाद, तो आपने एयरफोर्स यूज की, एंड दैट वाज नॉट सीन एज एस्केलेशन। तो आपकी सोच 99 से लेकर 2020 में 19 में इतना परिवर्तन आया आपकी सोच में कि कारगिल में यूज ऑफ एयर पावर इज एस्केलेशन, बालाकोट में इट वाज द फर्स्ट फोर्स यू गो टू, जो लीड कर रही थी। एयरफोर्स ने गए पाकिस्तान को ठोका और लौट कर भी आ गए। क्या वो एस्केलेशन उसके बाद हुआ? नहीं हुआ। तो इसीलिए थिएटराइजेशन बहुत जरूरी है। आप सोचिए, थिएटराइजेशन की बात तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखिए, एक अफ्रीका थिएटर अलग था, एक यूरोपियन थिएटर अलग था, एक फार ईस्ट का थिएटर अलग था। अमेरिका अलग अलग थिएटर्स पे काम कर रहे हैं। अमेरिका के अभी भी 11-12 थिएटर कमांड्स अलग उनके चल रहे हैं। उनकी एक पैसिफिक कमांड अलग है। अब उन्होंने पैसिफिक कमांड को इंडो पैसिफिक कमांड नाम दिया, क्योंकि भारत की भूमिका उसमें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अमेरिका को भी जब ये थिएटर कमांड लाने की आवश्यकता पड़ी, तो उनको कानून लाना पड़ा। एक गोल्डवाटर निकोल्स एक्ट आया 1986 में कि आप किस तरह से अपनी फोर्सेस को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि कोई फोर्स अपनी रिसोर्स देना ही नहीं चाहती, और एक तरह से टर्फ वॉर बन ही जाती है, वर्चस्व की लड़ाई। अब एयर चीफ बोलेगा, भाई मैं डिसाइड करूंगा ना एयर पावर कब इंप्लॉय होगी। अब एयर पावर ही नहीं, अब तो आप एरोस्पेस पावर बन गए हैं। तो जब युद्ध बदल रहा है, युद्ध का फॉर्मेट बदल रहा है, और रशिया यूक्रेन वॉर हो या इजराइल हमास वॉर हो, यह आपको दिखाता है कि युद्ध कॉन्स्टेंटली बदलता है। तो आपको भी हर युग में बदलना पड़ेगा। वो तो है, इसीलिए ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बहुत आवश्यक है। पर अभी मेरा सवाल वही है कि क्या सेनाएं खत्म हो जाएंगी, सिर्फ थिएटर्स बचेंगे, या सेना रहेंगी, वो थिएटर्स में अपने लोगों को भेजेंगे? तो कुछ बना है कि क्लैरिटी इस पर? हाँ, अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स तो चल ही रहे हैं। जैसे एक आपका मान लीजिए चाइना थिएटर कमांड जो ठीक है, चाइना थिएटर कमांड, एक सोच यह है कि आर्मी नेचुरली वो लैंड बॉर्डर ज्यादा है, तो आर्मी उसको हेड करेगी। एयरफोर्स के सारे एसेट्स आर्मी के वो जनरल के अंडर होंगे। अब वो 4 स्टार जनरल होंगे या 3 स्टार जनरल होंगे, सही बात है। ये अभी सोच इसमें चल रही है। फिर अल्टीमेटली आपके सीडीएस आपके 5 स्टार जनरल होंगे कि 4 स्टार जनरल होंगे। लेकिन अभी अगर हम 3 स्टार जनरल पर ही चलें, तो एक 3 स्टार जनरल आर्मी के, मान लीजिए आपके चाइना थिएटर कमांड को हेड करते हैं, तो क्या सारे एयर एसेट्स उनके आदेश पर काम करेंगे, या फिर एयर एसेट्स वायुसेना के आदेश पर काम करेंगे? वायुसेना उनके सबऑर्डिनेट होगी, या उसमें कैसे डिप्लॉय होगी वायुसेना? वायुसेना की एक सोच ये है कि आप बता दीजिए आपकी क्या आवश्यकता है, हम उसको टैकल कर लेंगे। क्योंकि आपके पास लड़ाकू विमान कम है। आपके पास इस समय जितने आपके 42.5 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ आप चाहते हैं, 39.5 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ आपकी सैंक्शनड है। कुछ समय आपके 30 स्क्वाड्रन हो जाते हैं, कुछ 31, कभी 32, और कभी डर ये लगता है 30 से कम ना हो जाए। तो अभी हम 32 पर चल रहे हैं। हाँ, तो अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके सारे एसेट्स जो चाइना थिएटर कमांड के हैं, मान लीजिए वो वहां चाइना थिएटर कमांड के लिए डिप्लॉयड और रिक्वायरमेंट पाकिस्तान थिएटर कमांड में आ गई, तो वही एसेट्स वहां भी यूज होने हैं। पश्चिम में करोगे आप। हाँ, तो क्या वो एसेट्स आप वहां यूज करोगे कि नहीं करोगे?
तो इस तरह के कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर तलाशे जा रहे हैं, बट दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। ये इट हैपेंस वर्ल्ड ओवर। हाँ, मतलब पूछ रहा था आपको टोक कर कि हमने ये कहीं से तो सीखा होगा, कहीं का मॉडल तो लागू कर ही रहे होंगे। कहाँ-कहाँ है, कहाँ-कहाँ कामयाब रहा है और जैसे आप अमेरिका की बात कर रहे थे, तो वहाँ भी वो इसे और आगे बढ़ा रहे हैं या उन्होंने भी अपनी कुछ कमियाँ ढूँढ ली हैं? क्योंकि इस व्यवस्था में भी तो कुछ कमी होगी, हर जो व्यवस्था में उन्होंने कमी पाई आती है, होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हर व्यवस्था में जो कमी है हुँ, उसमें सुधार किया जाता है, और कई बार आपको कानूनन सुधार करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा आपको ये भी कहना पड़ता है कि देखिए, अल्टीमेटली सेनाएं एक पॉइंट तक तो आर्ग्यू कर सकती हैं, हुँ, लेकिन अगर सरकार ने निर्णय ले लिया, उसके बाद अगर कोई अफसर बोले कि मैं ये आदेश नहीं मानूंगा, हुँ, तो उसे रिजाइन करके जाना होगा। ऑब्वियसली। क्योंकि ये एडमिरल, जब मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट बना था, मैं आपको अब दिसंबर 1998 की बात बता रहा हूं, हुँ, हुँ, कि सरकार ने निर्णय ले लिया कि एक अधिकारी को डिप्टी चीफ बनाना है, और जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये निर्णय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने कर दिया, लेकिन एडमिरल भागवत ने बोला मैं ये आदेश नहीं मानूंगा। हुँ, तो उनसे उनके पास दो विकल्प थे कि या वो इस्तीफा दें या फिर उनको नौकरी से निकाला जाए, हुँ, और फिर देश के इतिहास में एक नौसेना अध्यक्ष को नौकरी से निकाला ही हुँ, गया। हुँ, हुँ, तो एक बार सरकार निर्णय ले लेती है, तब तो ये करना ही हुँ, होगा। हुँ, लेकिन कोशिश सरकार की ये है कि सबको एक पेज पे लाया जाए, और इसीलिए ये समिति बनी भी हुँ, है। हुँ, हुँ, जनरल अनिल चौहान से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही ये थिएटर कमांड की बात हुई, और वो जनरल बिपिन रावत ने जो मुझे इंटरव्यू दिया था, उसके बाद ये विवाद हुआ कि जब उन्होंने कहा कि एयरफोर्स इज अ सपोर्ट आर्म, एयरफोर्स ने बोला हम सपोर्ट आर्म थोड़ी, हम आर्टिलरी की तरह थोड़ी है। क्योंकि सेना में कई लोग का मानना है कि जैसे आर्टिलरी इन्फेंट्री का एक तरह से सपोर्ट आर्म सपोर्ट होता है, आर्म है। कि कारगिल की लड़ाई का ही अगर मैं आपको उदाहरण दूं, कि आपकी सेना को पहाड़ पे चढ़ना है, तो पहले आर्टिलरी जाके उसको बमबारी करे, उसको ध्वस्त करे, फिर सिपाही ऊपर चढ़ेंगे। तो उसी तरह अब ये फ्लाइंग आर्टिलरी है, हवा से बमबारी कर रहे हैं। लेकिन अब वायुसेना ने बता दिया कि देखिए, बालाकोट में कोई आर्मी नहीं थी, बालाकोट में हमने जाके हम किया, थे। वी आर द लीड आर्म। तो इसीलिए अभी प्रयास ये हो रहा है कि सबको एक पेज पे लाया जाए। एक पेज पे लाने के लिए जनरल अनिल चौहान ने मुझे बताया कि वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों चीफ्स को लेकर एनडीए गए, कि देखो तुम तीनों की शुरुआत, या हम सब की शुरुआत नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैसे हुई थी। जॉइंटमैनशिप की बात हम उसी समय से कर रहे थे। तो हम जब एक साथ, जब एनडीए में तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स एक साथ पढ़ते हैं, बेसिक ट्रेनिंग एक साथ होती है, उनका हर लेवल पर, चाहे आप स्टाफ कॉलेज की बात करें या एनडीसी की बात करें, आप हर जगह जॉइंटमैनशिप ही पढ़ते हैं। लेकिन वो जॉइंटमैनशिप में यहां टर्फ वॉर क्यों आ रही है? तो अपनी सेना से ज्यादा देश का सोच के हमें इंटीग्रेट करना है। एंड आई हैव बीन टोल्ड काफी हद तक जो समस्याएं हैं सुलझ गई हैं। कुछ जो रियल लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको वायुसेना के बारे में बताया कि आपके विमान या चाइना थिएटर पे डिप्लॉय होंगे कि पाकिस्तान थिएटर पे डिप्लॉय होंगे, या मैरिटाइम रिक्वायरमेंट होगी। अभी तो एक बार मुझे एक पूर्व एयर चीफ ने अपनी एक एक्सरसाइज के बारे में बताया था विस्तार से, किस तरह उन्होंने, हमारे पास लड़ाकू विमान कम है हुँ, लेकिन आपको हर थिएटर में इस्तेमाल करना है, तो उन्होंने भारत की अब तक की सबसे बड़ी और कॉम्प्लेक्स एयर एक्सरसाइज को अंजाम दिया कि आप अपना टर्न अराउंड टाइम कैसे कम करेंगे, कि वही विमान मैरिटाइम बॉर्डर पर भी काम कर रहे हैं, मैरिटाइम सिक्योरिटी भी इंश्योर कर रहे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर की भी इंश्योर कर रहे हैं सिक्योरिटी, और चाइना बॉर्डर पर भी इंश्योर कर रहे हैं सिक्योरिटी। मिड एयर रिफ्यूलर्स के साथ अब 11-11 घंटे लड़ाकू विमान आपके सुखोई 30 MKI मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ उड़ रहे थे। तो आप सोचिए, आपके जो पायलट्स थे वो अडल्ट डायपर लगा पहन के, क्योंकि आप एक बार प्लेन टेक ऑफ कर गया तो लैंड थोड़ी करेगा कि हमको बाथरूम जाना है, ये करना है, वो करना है। तो अपना खाना पीना साथ लेकर वो नॉन स्टॉप 11 घंटे की उड़ान सुखोई में भर रहे थे। एक कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज। लैंड किया, एयरक्राफ्ट को सर्विस किया, फिर टेक ऑफ किया, फिर हथियार ला दे। अच्छा, एयरफोर्स में एक बहुत जबरदस्त ये चीज होती है, स्पेशली जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं। अब तो आपके पास कुछ रफाल भी आ गए, उम्मीद है कि और भी आएंगे लड़ाकू विमान, हुँ, कि जब आप टेक ऑफ करते हैं स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड में, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई ये होती है कि आप ईंधन ज्यादा लेकर उड़ें हुँ, या हथियार ज्यादा लेकर उड़ें। अगर आप ईंधन ज्यादा लेकर उड़ेंगे तो हथियार कम हो कम जाएंगे। होंगे। तो ये कम ईंधन के साथ ज्यादा हथियार के साथ टेक ऑफ करते हैं, मिड एयर रिफ्यूल करते हैं, और फिर दूर तक उड़ते हैं। ये सारे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिन पर, अच्छा फिर आपके मिड एयर रिफ्यूलर्स कहाँ पार्क होंगे? हुँ, वो चाइना के थिएटर में होंगे कि पाकिस्तान के थिएटर में होंगे? रिक्वायरमेंट तो दोनों जगह है। आपके एसेट्स तो रिस्ट्रिक्टेड है। बिल्कुल। ये सब अभी लॉजिस्टिक्स पर काम चल रहा है। तो मेरा सवाल पर फिर भी ये था कि कहाँ से मॉडल हम ले रहे हैं जहाँ वो सफल है? हम किधर देख सकते हैं? अमेरिका?
अमेरिका का बहुत सफल है, परिवर्तन उनको भी करने की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन देखिए, अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, 11 थिएटर कमांड हैं उसके उनके, पास आर्मी मजबूत है। आर्मी नेवी एयरफोर्स अमेरिका हाँ, की क्योंकि तो हम विश्व नेवी की, के बारे में ज्यादा हाँ, सुनते हैं। तो अमेरिका के पास तो उनका तो एक मतलब उनका मरीन कोर अपना अलग चलता है, उनके अपने लड़ाकू विमान अलग, उनके मरीन कोर के अपने लड़ाकू विमान हैं, हाँ, उनके अपनी एयरबोर्न फोर्सेस हैं, तो वो तो हर तरह से, और उनके पास 11 इंटीग्रेटेड कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं कि वो दुनिया के हर छोर में वो कहते हैं कि हम अपनी सुरक्षा कर युद्ध सकते लड़ हैं। लेंगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, क्या अमेरिका अब डिक्लाइन पर है, और इसीलिए इंडो पैसिफिक कमांड जो उसने बनाई है उसमें भारत की भूमिका और बड़ी होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ताकतवर देश, सबसे ताकतवर प्रजातंत्र, सबसे ताकतवर देश जब मैं कह रहा हूं, सबसे ताकतवर प्रजातंत्र, सबसे बैटल हार्डन्ड कंट्री हम ही है, सबसे तेज इकोनॉमी जिसकी अभी इस क्षेत्र में ग्रो कर रही है वो हम ही है। तो अब हम अपने आप को और कैसे इंप्रूव करें, उसके लिए हम अमेरिका से क्या क्या सीख सकते हैं। लेकिन अमेरिका का उदाहरण यहां काम करेगा या नहीं करेगा, हमको अपने क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। उनके पास तो कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो तो हर थिएटर में अपने रिसोर्सेज झोंक देंगे, हमको तो लिमिटेड थिएटर में उसको सारे रिसोर्सेज को काम करना है। फिर हमारा जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है वो बहुत महत्वपूर्ण कमांड है, वहां पर हमारे कितने लड़ाकू विमान डिप्लॉय होंगे, क्योंकि वो हिंद महासागर या हिंद प्रशांत महासागर की सुरक्षा के लिए अंडमान निकोबार कमांड बेहद स्ट्रेटेजिक एसेट है भारत का। तो मतलब जो हम चाइना का खतरा जो हम कहते हैं हिमालय में, तो सोच हमारी निरंतर यही है कि अगर वहां पर तनाव बढ़ता है तो हम ड्रैगन का गला हिंद महासागर में दबा देंगे, और उसके बाद ड्रैगन को सबसे बड़ी समस्या वहीं होगी, वहाँ होगी। अच्छा, अभी जब आप बात कर रहे थे तो किसी भी आम इंसान के लिए जिसने कभी सेना को करीब से नहीं देखा है, समझना थोड़ा मुश्किल है, और अब जटिलताएं पैदा करेगा कि क्या हमें अपनी तीनों फोर्सेस को समझाना इतना मुश्किल होता होगा? क्या तीनों के कल्चर्स इतने अलग होंगे? क्या तीनों के कंसर्न्स इतने अलग होंगे कि वो तीनों मिल बैठकर अभी तक हल नहीं निकाल पा रहे होंगे? अब भले ही हम कितना भी दबछिप के बात करें, लेकिन सच है, मुझे भी याद है जब बयान आया था बिपिन रावत का, तब ये बात आई थी कि एयरफोर्स ने अच्छा महसूस नहीं किया। और अभी भी जब थिएटर कमांड्स की बात होती है तो सबसे ज़्यादा प्रश्न एयरफोर्स की तरफ से उठते हैं, आर्मी की तरफ से उतने उठते नहीं, और नेवी खुश है लगभग, ऐसा सुनने में आता है। आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो नेवी का देखिए, नेवी का तो मैरिटाइम कमांड है ही। अब पूरा हिंद प्रशांत महासागर का इलाका करे, या एक समय जो कहा गया नॉर्थ अरेबियन सी से लेकर साउथ चाइना सी, वो पूरा हमारा वर्चस्व का इलाका है। तो उसमें नौसेना भी चाहती है कि उसके एयर एसेट्स बढ़े। अब हर सेना अपने एसेट्स चाहती है। आप ये सोचिए कि आर्मी अपने हेलीकॉप्टर चाहती है। आर्मी अपने हेलीकॉप्टर क्यों चाहेगी अगर वायुसेना के पास भी हेलीकॉप्टर है? और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भारतीय वायुसेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे। भारतीय वायुसेना ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट किया, सेना ने अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट किया 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए। अच्छा, क्योंकि वायुसेना 18 खरीद रही थी तो उसको एक अलग रेट मिला, सेना क्योंकि सिर्फ 8 खरीद रही थी तो उसको अलग रेट मिला। अब नुकसान ये हुआ कि अगर हम 18 + 8 एक साथ खरीदते तो देश को जरा ज्यादा फायदा होता, लेकिन ये इंटीग्रेटेड सोच उस समय नहीं काम की। यहां तक नुकसान होता है हमें लगभग 2000 करोड़ रुपए, ऐसा रिपोर्ट्स में आया, ऐसा सूत्रों ने बताया कि लगभग 2000 करोड़ रुपए। तो खींचतान तो लगभग हर सौदे में होती होगी, क्योंकि तो ये भी तो होता होगा ना कि आर्मी कहेगी कि भाई हमको ज्यादा जरूरत है, एयरफोर्स कहेगी हमें ज्यादा जरूरत है। आप सोचिए कि 1947 से आप 2018-20 तक प्रतीक्षा करते रहे इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड की। 1999-2001 में यह बात हो रही थी। फाइनली अब जाके आपका सीडीएस बना और अब इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड बन रहा है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अब उसका लॉजिस्टिक्स एक साथ आएगा। अब खरीद फरोख्त की जब बात होती है तो अब इसीलिए सीडीएस के थ्रू सारी खरीद फरोख्त होगी। तो अगर वायुसेना को भी अपाचे चाहिए और सेना को भी अपाचे चाहिए तो आप एटलीस्ट अपाचे हेलीकॉप्टर्स एक साथ खरीदिए ताकि देश का लाभ हो। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, और ये अगेन ये लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम भी है, ये प्लानिंग की प्रॉब्लम्स भी हैं। हाँ, वो बताइए आपने। और इस तरह अब देखिए, वायुसेना को भी मी-17 हेलीकॉप्टर्स चाहिए, नौसेना को भी हेलीकॉप्टर्स चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि सेना और वायुसेना जो हल्के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH है, वो सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों एक साथ एक ही रेट पर खरीदें और एक ही साथ खरीदे, ज्यादा संख्या में खरीदे, ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे तो तीनों को इसका लाभ हो। ड्रोन्स जो खरीदें वो तीनों एक साथ खरीदें तो ताकि तीनों को लाभ हो। जैसे मुझे आपसे बात करते हुए याद आया कि जब हम छोटे थे, मेरे पापा भी एयरफोर्स में थे, तो एक सीरियल आता था सी हॉक्स करके। हाँ। तो मैं उसके बारे में अक्सर बोलता था कि तो नेवी दिखाते हैं, इनके पास भी हेलीकॉप्टर है? बोले हाँ। मैं हमारे पास भी हेलीकॉप्टर है एयरफोर्स में। हाँ। तो मैं कहता जब दोनों के पास हेलीकॉप्टर है फिर एयरफोर्स क्यों चाहिए?
वो भी सिखा रहे हैं, हम भी सिखा रहे हैं। तो पर मैरिटाइम मुझे ये नहीं पता था एविएशन, कि ये समस्या बड़े लोगों की भी है। हाँ नहीं, मैरिटाइम एविएशन एक अलग डोमेन है। मतलब जब मैं पहली बार 1998 में प्राइम मिनिस्टर्स डे एट सी के लिए गया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और आईएनएस विराट पर उनका एक प्राइम मिनिस्टर्स डे एट सी होता है। तो उसमें वो लड़ाकू विमान विराट के पे लैंड और टेक ऑफ करते हैं और 24 घंटे प्रधानमंत्री उसी जहाज पर बिताते हैं। और ये मेरा सौभाग्य था कि उस जहाज पर, उस युद्धपोत पर मैं भी था। तो उस समय जो नेवल एविएटर्स हैं वो हमें बताते हैं कि नेवल एविएशन इज इवन मोर डिफिकल्ट देन एयरफोर्स एविएशन। क्यों? अब आपके पास जब लड़ाकू विमान पायलट, जब वायुसेना का, जब वो अपना प्लेन उतारता है तो उसके पास एक स्टैटिक रनवे है ना, वो कहीं भी लैंड करेगा तो धरती पे लैंड करेगा ना। धरती तो उस समय भूडोल नहीं आ रहा सही है, बात है। तो वो नॉर्मल लैंडिंग कर रहे स्थिर हैं। है। लेकिन आप सोचिए जहाज पर लैंड करना, कि जहाज का भी आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। बहुत छोटा रनवे है, आपका पिच एंड रोल हो रहा है जहाज का, तो आपका रनवे भी स्टेबल नहीं है, आप भी स्टेबल नहीं है, और आप ऐसे लैंड करते हैं कि आप ज्यादा, अगर आप ओवरशूट कर गए तो आप समुद्र के अंदर चले जाएंगे। और अगर आप कम पे लैंड करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लैंड करते हैं, तो आप अगर शिप के साथ क्रैश कर गए तो शिप का भी नुकसान, प्लेन का भी नुकसान, औरों का भी नुकसान। तो नेवल एविएशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट एविएशन, ऐसा उन सब ने मुझे बताया। और ओवर द इयर्स, मतलब अभी जैसे जब गल्फ वॉर हो रही थी, या फिर अभी जब आइसिस के खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे थे, तो मैं यूएसएस कार्ल विंसन पर भी था और हम लोग पर्शियन गल्फ में उस समय रिपोर्ट कर रहे थे, जब यूएस नेवी के फाइटर पायलट्स जाके बॉम्ब कर रहे थे। आपको याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था, एक जॉर्डेनियन पायलट को आइसिस ने पकड़ लिया था और जिंदा जला दिया था। तो उसके बाद नेवल एविएशन में भी थोड़ा परिवर्तन अमेरिका ने भी किया कि किस तरह से, किस ऑल्टीट्यूड से वो बॉम्बिंग करेंगे, कैसे बॉम्बिंग करेंगे, क्या क्या उसमें वो परिवर्तन करेंगे, वो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट करने का मुझे मौका मिला। उनका भी ये मानना है कि थिएटराइजेशन से उनको बहुत लाभ मिला है, अमेरिका को। थिएटराइजेशन से हमें भी बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन एक लिटिल हार्ट, एक बहुत पुराने मिलिट्री हिस्टोरियन है, उनका ये मानना था कि सेना को ना किसी भी नया आइडिया उनको देने के लिए, क्योंकि सेना हमेशा इथोस, कल्चर, ट्रेडिशन, पारंपरिक है, परंपरा उस पर चलती है, और वो एक बार उसको सीख लेती है तो उसी धुरी पर चलती है। तो उनका ये मानना था कि सेना को एक नया आइडिया देने से ज्यादा कठिन होता है एक पुराना आइडिया उनके मन से निकालना। और सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की, ये पुराना आइडिया कि वायुसेना का अपना एसेट है और सेना का अपना एसेट है और नौसेना का अपना एसेट है, ये पुराना आइडिया उनके मन से निकालना है, क्योंकि ये एसेट देश का है। तो वायुसेना को भी वही करना है जो देश के हित में है, और देश वैसे वो करेंगे वही जो देश के हित में है। लेकिन जैसे कारगिल की लड़ाई में एयर ऑपरेशंस किस ऑल्टीट्यूड पर होंगे, इसको लेकर एक, मतलब नेचुरली व्हेन हम लोग का एक मी-17 हेलीकॉप्टर शूट डाउन हो गया था तोलोलिंग के ऊपर 28 मई को। फिर हमारे 29 मई को, इफ आई रिमेंबर द डेट करेक्टली, 1999 की बात है, वो मैं उस समय वहाँ था। तो स्कॉनलीडा हुजा का प्लेन पाकिस्तानियों ने शूट डाउन कर दिया था और फिर उनको गोली मार दी थी, उनको मौत के घाट उतार दिया था। फिर स्कॉनलीडा नचिकेता, उनका मिग-27 फ्लेम आउट कर गया था, तो उनको भी पाकिस्तानियों ने गिरफ्तार कर लिया था उसके बाद। तो उस समय किस ऑल्टीट्यूड पर प्लेन उड़ेंगे, किस ऑल्टीट्यूड पर हेलीकॉप्टर्स जाएंगे, कैसे वो ऑपरेशन करेंगे, इसको लेकर बहुत स्थिति ऐसी थी कि आर्मी एंड एयरफोर्स अलग अलग उस पर थे, कि आर्मी चाहती थी एयरफोर्स हमें ऐसे चाहिए, एयरफोर्स ने कहा बॉस आप हमें बता दो आपको चाहिए क्या, हम कर देंगे, इफ यू वांट टाइगर हिल बॉम्ब्ड वी विल बॉम्ब टाइगर हिल, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम कब करेंगे, ये हम पर छोड़ दो। तो वहां पर थोड़ी तालमेल की कमी थी, और आरोप कुछ ऐसे लगे थे कि कुछ बॉम्ब्स नेचुरली एक्यूरेट गिरे। उस समय हमारे पास उतना पीजीएम प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन था नहीं, तो डट बॉम्ब्स को स्मार्ट बॉम्ब्स बनाया गया। वहाँ इसराइल ने भारत की बहुत मदद की थी, उसको मैंने रिपोर्ट भी किया था 1999 में, इसराइल ने किस तरह वो लेज़र पॉड्स और लेज़र डेजिग्नेटर्स से भारत की मदद की थी। तो उसमें ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आप सबका मन मिल जाए, ये अभी सबसे बड़ी चुनौती है। और खासकर जब वॉर शुरू हो चुकी हो उस वक्त साथ बैठकर बात करना, ये करना ज्यादा मुश्किल है। पहले से तैयारी रखें तो ज्यादा आसान है कि तो भाई कैसे कम्युनिकेट करना है। 65 के युद्ध में सेना ऑपरेशंस के लिए चली गई, और जब पाकिस्तानियों ने हमारे टैंकों पर बमबारी शुरू कर दी,
तब जाके एयरफोर्स को बताया गया कि Call भाई किया। ये हो गया कि ये इतनी बड़ी समस्या हो रही है, अब आप आइए। और एयर चीफ ने कहा अच्छा ऐसा भी हो रहा है। तो लेट हो गए। इतनी जॉइंटमैनशिप की इतनी कमी 65 के दशक से। फिर कारगिल में कुछ इंप्रूवमेंट खुल आया, कर आई। लेकिन अभी लद्दाख में जॉइंटमैनशिप बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। जिस तरह से वायुसेना ने जितनी तेजी से, चाइना क्यों हक्का बक्का रह गया? चाइना ने सोचा था वो अपने थोड़े से अपने एसिड्स बेचेगा, और भारत जैसे पहले वो इंच इंच करके सलामी स्लाइसिंग कर रहा था हमारी टेरिटरी की, अभी भी कर देगा। जितनी सेना वहां मौजूद थी उसने चाइना को रोका, और वायुसेना ने जो एसेट्स उसके पास जहां अवेलेबल थे, विमान भर भर के टैंक वहां पहुंचाए, तोपे वहां पहुंचाई, आपके अपाचे हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंचाए, चिनूक्स पहुंचाए, चिनूक से अंडरस्लंग तोपे वहां पहुंचाई। जिस तेजी से वायुसेना ने सेना के साथ काम किया, ये इंटीग्रेटेड कमांड आपकी है भी नहीं, लेकिन आपका इंटीग्रेशन बहुत जबरदस्त था। अब देखिए, जो आप जैसे पत्रकार हैं, जो उसे रिपोर्ट करते हैं, अंदर से देखते हैं, उन्हें इतनी बारीकी मालूम है। बाहर लोगों को या हम जैसे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारी अपनी प्रॉब्लम्स इंटरनल क्या हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता। हमें लगता है हो जाता होगा, एक कॉल करते होंगे, आ जाते होंगे। वैसे एक कॉल पर आ आ जाते होंगे, लेकिन जैसे बावजूद लद्दाख इसके- में आए। हाँ। और लद्दाख में तो क्योंकि उस समय हम लोग लद्दाख में ही थे, पूरे देश में कोरोना काल बहुत ज्यादा था, हर जगह लॉकडाउन था, लेकिन मैं और मेरे कैमरा पर्सन हम लोग उस समय लद्दाख में ही थे। तो वो और होते उस देखा। समय हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। मैं उस समय दौलत बेग ओल्डी तक गया था, वो जो हम लोग का भारत का जो जी, आखिरी आखिरी है। छोर है लद्दाख में, तो वहां से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, और हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि किस तरह चिनूक हेलीकॉप्टर के नीचे तोपें लदी हुई जा रही हैं और डिप्लॉय हो रही हैं, किस तरह से टैंक हम लोग अपने वहां पर लेकर गए और टैंक्स वहां डिप्लॉय किए। वरना चाइना थोड़ी वहां के वैसे ही थम जाता और फिर आगे ना नहीं, पर आता। हम बार बार चाइना की बात कर रहे हैं। इस मामले में चाइना कहाँ है? वो भी करता है कुछ ऐसा थिएटर हाँ, कमांड से? चाइना ने अपना, चाइना तो बहुत तेजी से 2012 से उसने बहुत तेजी से थिएटराइजेशन किया है चाइना ने। उसने भी कर लिया। उसका पूरा मतलब पूरी भारतीय सीमा के लिए लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, उसका एक WTC है, वेस्टर्न थिएटर कमांड, चाइना का एक ही थिएटर है जो पूरे बॉर्डर को देखता है। उसमें उसका नेपाल से सटी सीमा भी उसी में शामिल है, और उसमें हालांकि उसमें जो खबरें अभी बहुत ज़्यादा बाहर आ भी नहीं रही हैं, चाइना को खासा नुकसान भी हुआ है। उसके एक थिएटर कमांडर हाई ऑल्टीट्यूड में किसी कारण जीवित नहीं रहे, एक और उनके थिएटर कमांडर बुरी तरह बीमार पड़ गए, उनको वहाँ से हटाना पड़ा। तो चाइना के सैनिकों को भी समस्या काफ़ी हो रही है, और गलवान के अलावा उनको समस्याएं काफ़ी हो रही हैं। लेकिन उनका एक थिएटर कमांड है, तो उसकी वजह से उनका लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, और चाइना की तो लॉजिस्टिक्स जबरदस्त है। भारत की तो सोच में परिवर्तन बहुत बाद में आया कि हमको अपने बॉर्डर एरियाज इंप्रूव करने हैं। पहले तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच, और जब मैं कारगिल के बाद भी रिपोर्टिंग करता था JNK में भी, तो JNK में भी हम अपने बॉर्डर एरियाज बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करते थे, ये सोचकर कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं दुश्मन फ़ायदा ना उठा ले। और ये AK एंटनी ने रक्षा मंत्री के तौर पर बाकायदा उन्होंने एक बयान दिया कि हमारी सोच ये रही है कि बॉर्डर एरियाज में आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मत करो ताकि दुश्मन उसका फ़ायदा और ना उठाए। उसके बाद अब आप हमारा बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, खासतौर पर ये जो DSDBO रोड है, जिसको द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू गेट एक्सेस टू दैट, इफ आई से इट विद ग्रेट प्राइड, बहुत कम एक्लिमेटाइजेशन के साथ हम 18,000 फीट की ऊंचाई पर, क्यों उस समय ये खतरा ये हो गया था कि लोगों ने कहा कि गलवान पर भारत को काट दिया चाइना ने, और हमारे ही देश में कई लोग हमारे ही देश के खिलाफ मिथ्या आरोप इस तरह के लगाने लगे। तब मैं, क्योंकि मैं लद्दाख में था, मैंने स्पेशल क्लियरेंसेज मांगी, क्लियरेंसेज ली, और हम उस पूरे DSDBO रोड पर DBO तक गए। तो अगर एक भारतीय सिविलियन वहां पहुंच सकता है तो इसका मतलब सड़क सेना तो हमारी पहुंच ही जाएगी। और सड़क हमारी ही है, तभी तो हम पहुंच पाए, वरना चाइना रोक देता। इसमें बार बार ना पाकिस्तान का भी जिक्र आया, हालांकि उससे कोई तुलना है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि एक खतरा वो भी मानते हैं हम। उनके यहाँ सिस्टम क्या है? क्योंकि उनके यहाँ ज़्यादातर हमारे समझ में थल सेनाध्यक्ष ज़्यादा प्रभावी होता है, वही तख्ता पलट कर लेता है, वही सारी पॉलिसीज़ भी तय करता है, ISI के साथ भी वही ज़्यादातर सिंक्रोनाइज करता है। उनके यहाँ क्या सिस्टम है? वो कैसे एक्टिव रहते हैं इस चीज़ में? तो पाकिस्तान के लिए तो ये सच है कि दुनिया भर में हर देश की एक सेना होती है, और पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है, और सेना अध्यक्ष वहां पर ऑल पावरफुल है। अगर एक उदाहरण, क्योंकि 25 साल हो गए कारगिल की लड़ाई के, तो मुशर्रफ ने उनकी एयरफोर्स तक को बताया नहीं था
कारगिल के बारे में। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान वहां ठक ठक बमबारी करने लगे और भारत ने जब ठोकना शुरू किया पाकिस्तान को, तब जाके एक मेरे ख्याल से उनका नाम, मैं उनसे संपर्क में भी था कुछ समय के लिए, एयर कमोडोर तुफेल काइजर, एक पाकिस्तानी वायुसेना के एक अधिकारी थे। उन्होंने बाकायदा इसके बारे में लिखा पाकिस्तान की तरफ से कि उनको तो पता ही नहीं था किस तरह से मुशर्रफ ने इस तरह से कारगिल के केवल फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और 2-3 और आर्मी कमांडर्स और जनरल्स को बताकर उन्होंने अपनी सेना वहां पर कारगिल की ऊंचाइयों पर चढ़ा दी। कोई लॉजिस्टिक्स प्लानिंग नहीं की। वो मैंने खुद कवर किया है कि पाकिस्तान के सिपाही मुंह में चीनी और बर्फ डाल के भूखे मर गए कारगिल की ऊंचाइयों पर उनके, क्योंकि हमने तो भारतीय सेना ने जाके उनकी लॉजिस्टिक्स चेन काट दी। और यहां से एक तरफ से आप बमबारी कर रहे हैं, उनको ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ से आपने उनकी लॉजिस्टिक्स चेन काट गई, बीच में उनके सिपाही फंस गए। तो या तो वो आत्मसमर्पण कर रहे थे या भूखे मर रहे थे। तो ये लिटरली, क्योंकि मई में ऑपरेशन शुरू हुआ था, जुलाई तक चला, 2 महीने की लॉजिस्टिक्स उनके पास थी ही नहीं। तो वो परिस्थिति पाकिस्तान की आज तक बदली नहीं है। वहां पर आर्मी चीफ इज एवरीथिंग। वो अपने साथ उनके 9 जो कोर कमांडर्स होते हैं, वो अपने 4-5 कोर कमांडर्स को अपने साथ रखता है, 2-3 उसके हॉस्टाइल भी होते हैं। वही एम्पायर उनका चलता है, वो देश चलाते हैं। वो एयरफोर्स आर्मी को समझते भी नहीं, वो मतलब अपने नौकरों की तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो प्लेन है, हम वहां से वो पिज्जा ले आएगा। वहां लिटरली पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन्स उड़ते हैं फ्रेश कावियर लाने के लिए, सी फूड लाने के लिए, उनकी पार्टीज के लिए, और ये पाकिस्तान के खुद अधिकारी आर्मी ऑफिसर्स के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए। और यही पाकिस्तान नेवी का भी हाल है। हालांकि अब चाइना ने उनको डंडा मारना शुरू किया है। चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है केवल भारत को काउंटर करने के लिए, लेकिन अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उनका कोलैप्स कर रहा है। उनके पोर्ट्स पे अटैक्स हो रहे हैं। ग्वादर में आप देख ही रहे हैं कि बलूचिस्तान में किस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। तो अब चाइना कितना और पैसा वहां $60 बिलियन तो सिंक कर चुका है, कितना और करेगा मालूम नहीं। क्या पाकिस्तान में कोई सुधार आएगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आसिम मुनीर भी अभी समस्याएं झेल रहे हैं अपने देश में, इमरान खान की वाली समस्या का वो पार पा नहीं पा रहे हैं, तो वो थिएटराइजेशन कर पाएंगे? मुझे लगता नहीं है कि उसमें उनका कोई सुधार होगा। लेकिन एक पाकिस्तान आर्मी का चीफ का निर्णय हो गया तो पूरा देश उसका पालन करता है। चुपचाप मानता वो है। चुपचाप मानता है। वहां प्रजातंत्र नहीं है ना, तो वहां ये समस्या नहीं है। इसलिए चीन को समस्या नहीं होगी, पाकिस्तान को समस्या नहीं होगी, वो लोग चेंज करते रहेंगे, क्योंकि वहां तो एक आदमी का आदेश चलता है। भारत क्योंकि प्रजातंत्र है, इसीलिए यहां हर चीज को, और अच्छा ही है क्योंकि ठोक बजाकर हर चीज आप टेस्ट कर लो, एक आप ट्रायल केस कर लो। जैसे अभी भी जब जो भी नई सरकार आएगी, नई सरकार के आते ही है कि बड़ा निर्णय होगा थिएटराइजेशन को आगे बढ़ाना। वो छोटे छोटे 2-3 महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीग्रेट करना बहुत बड़ा कदम है। आर्मी एक्ट अलग है, नेवी एक्ट अलग है, एयरफोर्स एक्ट अलग है, सबकी सजाएं अलग अलग हैं। एक ही ऑफेंस के लिए आर्मी की सजा अलग, नेवी की सजा अलग, एयरफोर्स की सजा अलग, प्रमोशंस अलग अलग हैं, क्योंकि आर्मी बड़ी है, सैलरी प्रमोशन सब अलग है, सैलरीज बाय एंड लार्ज अलाउंसेस अलग अलग हैं। तो उन सबको इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते ना कि एक ही आदमी एक काम 2 आदमी करे और दोनों की अलग अलग तनख्वाह हो। तो अब पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रेट करेंगे, फिर आप लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट करेंगे। वो बहुत जरूरी है, लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट करना। एक बार आपने एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट कर दिया, बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग सबकी एक साथ हो। सबके नियम अलग होते हैं। ट्रेनिंग आप वैसे तो ट्रेनिंग सब लोग एक साथ कर रहे हैं, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग, तीनों स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग अलग अलग है। एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो, नेवी के मार्कोस, मरीन कमांडोज, आर्मी के स्पेशल फोर्सेस, उनकी ट्रेनिंग एक साथ हो। कभी कभी साथ करते होंगे, बस जरूर करते हैं एक साथ, नहीं साथ ऑपरेट भी करते हैं। आपके गरुड़ कमांडो भी जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, आपके मरीन कमांडोज भी जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, लेकिन अब ट्रेनिंग और ऑपरेशन दोनों इंटीग्रेट सीमलेसली, ताकि आप इंटीग्रेट करें। तो अभी ये बहुत विशाल एक काम हो रहा है। ये तो मतलब अभी शुरू होगा। हाँ, तो इसे पूरा होते होते भी समय लगेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और लगना भी चाहिए। आप क्योंकि एक पुरानी कहावत है ना, फूल्स रश वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। आप पहले घुस गए, आपने परिवर्तन कर दिया, और करने के बाद ओहो ये प्रॉब्लम आ गई, क्या हुआ? तो ओहो करने के बाद आप और मैं तो गलती कर सकते हैं, सेना की गलती में जाने जा सकती है, गलती भी देश की सुरक्षा पर इसका असर पड़ता है। तो इसीलिए आपको हर चीज प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी
हर चीज की रिडंडेंसीज कि ये गलत हुआ तो ये गलत हुआ तो ये गलत हुआ तो ये, तो आपका प्लान ए बी सी एंड रिडंडेंसी सब आपको देखकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है। हर चीज को आपको वॉर गेम करना पड़ता है और उसके बावजूद गलतियां होती हैं, तो फिर आपको भूल सुधार करनी होगी। सही, मतलब मेंटलिटी से लेकर और आपको ज़मीन तक हर चीज़ बदलनी है। समय भी लगेगा, लेकिन अब उम्मीद ये है कि जितना समय लगा आगे उतना लगे ना। और उससे देश का ही लाभ होगा। हाँ, डेफिनेटली एंड में तो यही होगा। मेरे पॉडकास्ट के अंत की तरफ में 1-2 सवाल और, जैसे एक सवाल ये आ रहा है बार-बार कि भाई हेड कौन करेगा? ये तय कैसे होगा? मुझे मालूम है इस पर भी क्लैरिटी आनी बाकी है, लेकिन फिर भी कुछ बातें रिस कर तो बाहर आती होंगी, क्योंकि अभी ही बहुत तरह से होता है कि मैं भी पहले पूछता था ये वाले कि अच्छा पापा ये बताओ, एयरफोर्स का चीफ बड़ा होता है कि आर्मी का बड़ा होता है? लेकिन हमारा कोई बड़ा नहीं होता है। मगर नहीं, वैसे बड़ा अगर अब मैं आपको तो बताऊं कैसे होता है, फौज में एक नियम है, आपका आईसी नंबर आपकी सीनियरिटी डिक्लेयर करता है। आप एनडीए में तीनों एनडीए के होते हैं, तीनों आते जो आते हैं। पहला है वो सीनियरिटी चाहे एक नंबर से सीनियर है लेकिन है, वो बड़ा है। नंबर 1 इज ऑलवेज सीनियर टू नंबर 2, नंबर 2 इज ऑलवेज सीनियर टू नंबर 3। जो पहले चीफ बन गया वो सीनियर हो गया, जो बाद में चीफ बना वो उसको सर बोलेगा ही बोलेगा। चाहे दोनों तीनों एक ही बैच, तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ, तीनों कोर्समेट भी रह चुके हैं, लेकिन इसमें नंबर्स जो हैं, हाँ वो रहता है, फर्क है। तो अब जैसे मैरिटाइम थिएटर है, मैरिटाइम थिएटर नेवी को ही जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली। एरोस्पेस थिएटर है वो एयरफोर्स को ही जाएगा। स्पेशल फोर्सेस है वो लगता तो यही है आर्मी को ही जाएगा। जो आपका चाइना बॉर्डर पे थिएटर होगा वो आर्मी को ही जाएगा। जो पाकिस्तान बॉर्डर का थिएटर है वो हाँ, लॉजिस्टिक्स रोटेशनल हो सकता है, ट्रेनिंग रोटेशनल हो सकता है। अंडमान एंड निकोबार मुझे लगता है नेवी को ही जाएगा, क्योंकि वो मैरिटाइम ज्यादा है। और एक बार जब आपका पूरा मैरिटाइम थिएटर आ गया तो आपका क्या अंडमान निकोबार अलग रहेगा या वो उसी में इंटीग्रेट हो जाएगा? ये सवाल है। हाँ, तो ये इन सब पे काम अभी काफी तेजी से चल रहा है। मेरे ख्याल से अंडमान एंड निकोबार इंटीग्रेट ही हो जाएगा। फिर आपका साइबर कमांड बहुत जरूरी है। हाँ, ये जो नए चैलेंजेस हैं, ये जो न्यू चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं कि अब अगला युद्ध जो होगा बिना लड़े वो एक देश को घुटनों पे ला सकते हैं। आप उनके सारे बैंकिंग सिस्टम आप ध्वस्त कर दीजिए एक देश का, सिविल वॉर हो जाएगी देश में, राइट्स हो जाएंगे देश में। आपको सेना भेजने की जरूरत ही नहीं है। आपने बिजली ही गायब कर दी, पूरे देश की बिजली, रेलवे सिस्टम होता है कि तो आप सोचिए कि हमारे देश में कुछ लोग फिर भी चाहते थे कि चाइना को टेलीकॉम में भूमिका दी जाए। आप कैसे जो आपका एक दुश्मन देश है उसको अपने टेलीकॉम में भूमिका दे सकते हैं? लेकिन फिर भी दी गई कुछ समय के लिए। या आपके कोस्टल रेडार्स में चाइना की भूमिका, ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। चलिए आप सड़क बना रहे हो, आप सड़क बना लो, लेकिन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप वो आज नहीं तो कल जो देश 50 साल से आपका दुश्मन रहा है और जो नहीं चाहते कि एशिया में दो पावर हो तो वो आपको नहीं बढ़ने देगा। या तो आप उसको इतनी गहराई से समझिए। देखिए मेरा यह मानना है कि भारत और चीन दो पुरानी सभ्यताएं हैं, जिसमें भारत सबसे पुरानी सभ्यता है और चीन हमारा वर्चस्व मानता है, इसमें डाउट ही नहीं है। जो वहां बौद्ध धर्म फैला कहां से गया? यहीं से तो गया। लेकिन चीन में एक बार फिर आपको अपना वो स्पिरिचुअल वर्चस्व स्थापित करने के लिए उससे पहले आपको मिलिटरीली और इकोनॉमिकली तो बहुत स्ट्रांग क्योंकि मानते वो भी हैं कि दुनिया के केंद्र वही हैं, उनकी सभ्यता वो अपने आप को दुनिया का केंद्र मानते। हालांकि उनसे पुरानी सभ्यता हम हैं, हम ये मानते हैं या नहीं ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमारी वो माने जो उन्हें मानना है, हमारी जड़ें जो सदियों से काटी गई, हम क्या अपनी उन रूट्स तक जा रहे हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और फिर तो ये सब हो ही जाएगा। तो अब आने वाले वक्त की ज़रूरत है। लेकिन आखिरी सवाल, सीडीएस को लेकर फैसला कैसे होता है? मुझे नहीं पता। अभी चूंकि जनरल बिपिन रावत बने थे और दुर्भाग्यवश एक ही साल उनको शायद मिला, और अभी बिल्कुल हाल में बने लेकिन चौहान साहब के बाद, और माना यह भी जा रहा है कि सीडीएस की जो भूमिका है, सीडीएस को जो बनाना है, वो दरअसल इसी की पूर्व पीठिका है। तो सीडीएस कैसे फंक्शन करेगा, करते हैं, किसको बनाया जाएगा, कैसे बनेंगे, कहाँ से चुने जाएंगे, ये मेरा अंतिम प्रश्न है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने क्यों सीडीएस सोचा था हमारे पास होना चाहिए? आर्मी अलग एडवाइस देती है रक्षा मंत्री को या भारत सरकार को, नेवी एक अलग एडवाइस देती है, एयरफोर्स एक अलग एडवाइस देती है। तीनों सरकार, अब जो रक्षा मंत्री हैं, कुछ रक्षा मंत्री तो बहुत हैंड्स ऑन होते हैं, कुछ रक्षा मंत्री पॉलिटिकल ज्यादा होते हैं, तो उनके पास उतना समय नहीं होता, तो दे वांट अ सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस। ओके, कि हमको क्या करना है, हमको
तीनों में से वैसे तो तीनों सर्विस चीफ्स भी मिलेंगे, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट होता था जो सेना हमेशा से चाहती थी। मतलब जनरल वेद मलिक से लेकर अभी जनरल मनोज पांडे तक एक कॉन्सेप्ट है कि 3 नॉक्स एंटर। ये वो चाहते हैं न केवल रक्षा मंत्री के साथ बल्कि प्रधानमंत्री के साथ, कि आप दरवाजा खटखटाइए, घुस जाइए और बात कीजिए। क्योंकि अगर तीनों सेना अध्यक्ष या सीडीएस आ रहे हैं रक्षा मंत्री से मिलने या प्रधानमंत्री से मिलने, तो राष्ट्र से सुरक्षा से इसको इससे संबंधित प्रश्न होगा ना, उसमें कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ना होना नहीं चाहिए। कि ये नहीं कि डिफेंस सेक्रेटरी डिसाइड करेंगे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, या फिर पीएम का कोई इस तरह से डिसाइड करे। तो ये कोशिश थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू तो ये किया था, लेकिन ये कितना आगे चल पाएगा जो भी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे उनके कार्यकाल में, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीडीएस सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तीनों में से किसी भी सर्विस के हो सकते हैं। तीनों सर्विसेज में से किसी के हो सकते हैं, ठीक है। सीडीएस तीनों चीफ्स, सारे आर्मी कमांडर्स, नेवल कमांडर्स, एयरफोर्स कमांडर्स, उनमें से कोई भी हो सकता है। तय कौन करेगा? सरकार तय। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये तो देश का कानून है। देश का कानून ये है कि जॉइंट सेक्रेटरी से या मेजर जनरल से ऊपर कोई भी अपॉइंटमेंट भारत सरकार में होता है तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट करती है। उसमें प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर रक्षा मंत्रालय का है तो उसमें रक्षा मंत्री होंगे, गृह मंत्रालय का है तो गृह मंत्री होंगे, वित्त मंत्रालय का है तो वित्त मंत्री होंगे, विदेश मंत्रालय का तो विदेश मंत्री होंगे। फिर उस मंत्रालय के सचिव वो समिति के सचिव होते हैं और उसमें रायसीना हिल के सारे मंत्री शामिल होते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ये देश का नियम है, देश का कानून है, वो अपॉइंट करेंगे। तो कम से कम इन कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी है, कुछ को लेकर नहीं है जो हमने बात की है। आखिर में कुछ जोड़ना चाहें तो प्लीज सम अप कर सकते हैं आप। मेरा ये मानना है कि ये थिएटराइजेशन बहुत आवश्यक है, लेकिन होते होते होगा। ये आर्टिफिशियल डेडलाइंस नहीं रखनी चाहिए हमको। जैसे ये एक डेडलाइन थी कि 2022 तक कर ही देंगे, क्योंकि फिर आप वो आर्टिफिशियल डेडलाइंस ये कब तय हुआ था 22 तक कर देंगे? ये मतलब अपना केआरए रखा था जनरल बिपिन रावत ने। अच्छा, उन्होंने हाँ, कि मैं फेज 1 इसको कर दूंगा। और अब जैसे जब अगली सरकार आएगी तो वो एक महत्वपूर्ण कदम उनका ये होगा, जो अभी तक इनका गेम प्लान है कि दिसंबर 2024 तक हम ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स को कर देंगे। तो ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स क्या दिसंबर 2024 तक तीनों सेनाओं का हो जाएगा। एक देखिए, कानून में जो परिवर्तन करना है वो सरकार ने 2023 में एक बिल लाकर कर ही दिया, कर लिया 2023 में। अब 2024 में क्या क्या उसमें और परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उस पर आप काम कर रहे हैं। उस तरफ से मुझे पूछना रह गया था कि जो पॉलिटिकल तरफ से जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कितनी पूरी हुई हैं, वहां कितना बाकी है? देखिए, निर्णय तो वही होगा जो सरकार चाहेगी। अब ये निर्भर करता है, विपक्ष की कोई आपत्तियां नहीं है, कोई सुनने को नहीं आया अभी तक। मतलब आपत्ति, क्योंकि हर सरकार इसके पक्ष में थी सीडीएस, वो सोच अब भारत से मतलब आई होप चली गई है, जहां लोगों को एक डर था कि आर्मी बहुत स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए वरना कू हो जाएगा। मतलब पंडित नेहरू के समय से, इंदिरा गांधी के समय से, और अभी आपने सैम मानेकशॉ का तो काफी देखा भी था कि इंदिरा गांधी को भी ये भय कभी कभी सताता था कि कहीं सैम मानेकशॉ ताकतवर ना हो जाए, हाँ, कि कू ना हो जाए, कि सैम मानेकशॉ इतने पॉपुलर ना हो जाए। हालांकि एक चीज डीएनए में से आनी चाहिए, भारत में कू नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, हमारा डीएनए नहीं है। हाँ, हमारे डीएनए में और नहीं हमने देख भी लिया है बहुत जगह। और पाकिस्तान का उदाहरण आपने देख लिया, जहां मिलिट्री बहुत पावरफुल होती है। मतलब पाकिस्तान में देखिए, मिलिट्री कॉर्नफ्लेक्स बना रही होती है, सीमेंट बना रही होती है। तो भैया आप जंग लड़ोगे, जमीनें खरीदना, बेचना, बताइए, ठेके देना, क्या नहीं मिलिट्री करती है। तो अब जब पाकिस्तान की सेना ये करती है, इसीलिए वो हर जंग हार जाती है। आतंकवाद जो उनका आखिरी हथियार था, वो भी बालाकोट के बाद वो हार गए। कि आप ये सोचिए, किसी देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि दुश्मन देश के 12 लड़ाकू विमान आपके देश में घुसे हैं, आपको ठोक दें और वापस आ जाए, और आप बोले नहीं जी वहां तो पेड़ गिरे थे, वो पायलट भी वापस करना पड़ता है। हाँ, कौवा मर गया था, पायलट भी वापस किया है, इज्जत आपकी चली गई, और अगले दिन आपको पायलट भी लौटाना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये नहीं कि आप गुडविल चाहते थे, क्योंकि आपको डर ये था कि मिसाइलें आपकी ओर तैनात है और वो दग जाएंगी मिसाइलें। अब तक इस पर पॉडकास्ट हो रहे हैं, मंत्री आते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह प्रेशर था, क्या हुआ। भले इमरान खान ने संसद में खड़े होकर दिखाया हो कि
हमारा दिल बहुत बड़ा ले जाओ। इमरान खान उस बैठक में गए ही नहीं, हाँ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज व्हाट शोज यू कि भारत अब पूरी तरह से इस पूरे क्षेत्र में बदल रहा है, और इसीलिए थिएटराइजेशन आपकी शक्ति को मेरी दृष्टि में कई गुना और बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, कितने सारे सवालों को आपने एड्रेस किया। और कुछ सवाल तो हैं, अब छोड़ देते हैं जिम्मेदार लोगों पर, वो हल निकालेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और इस गुरुवार इतना ही, लेकिन अगले गुरुवार को फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर। थैंक यू।